नमस्कार। भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जब दोनों सदनों में मिलाकर 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सांसदों की डिमांड ये थी, इनकी मांग ये थी कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर गृह मंत्री अमित शाह बयान दें। सरकार की तरफ से ये कहना है कि रोजमर्रा के संसदीय कार्य में बाधा डालने के लिए इन सांसदों को नियमों के तहत निलंबित किया गया है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और उसे पूरा हक है कि संसद में हुई सुरक्षा के बारे में गृह मंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। गृह मंत्री न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं लेकिन संसद में नहीं बोलते। उधर सरकार की तरफ से कहना है कि संसद की सुरक्षा का मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास है, उन्होंने एक कमेटी बना दी है, 15 दिन में उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के 27 दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसकी भी बैठक दिल्ली में शुरू हो गई। हेमंत सोरेन को छोड़कर इंडिया में शामिल गठबंधन दलों के नेताओं के अध्यक्ष इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में इनके इकट्ठा होने के पूरे संकेत मिलने लगे हैं और संसद में जिस तरह से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है उससे लगता है कि विपक्षी एकता और मजबूत होने की मजबूरी की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं आज प्रयागराज के कॉफ़ी हाउस में हूँ। जैसा कि पहले भी आपने मुझे देखा होगा, यहाँ हर तरफ हर विचारधारा के लोग मिलते हैं। कुछ बुद्धिजीवी जो हर विषय पर अपना ज्ञान रखते हैं, चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इधर आया हूँ तो इस बारे में जनता की राय ली जाए कि सांसदों के निलंबन पर आखिर आम जनता के बीच में चर्चा क्या है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप इसको क्या मानते हैं? पहले 41 सांसद, फिर 78 सांसद, फिर इसके बाद 141 सांसद, कुल मिला के अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इतने निलंबित कर दिए गए। राजीव जी देखिए, ऐसा है, सदन तभी चलेगा जब शांतिपूर्वक सब लोग बैठेंगे। मतलब आप सदन में घुसेंगे और लेके तख्ते हो हल्ला करना शुरू कर देंगे तो सदन कैसे चलेगा? भाई पहले अपने पेशेंस को आप दिखाइए, आप आराम से जाइए, अपना विषय रखिए और उसके बाद भी अगर नहीं सुना जा रहा है तब आपको करना चाहिए। आप मन बना के बैठे हैं, हमको विरोध के लिए विरोध करना है और हमको बस जाते ही वहाँ चिल्ली करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है? ये सांसद हमारे जो सब बड़े बुद्धिमान समाज से के जो क्रीम हैं वो सब बन के जाते हैं वहाँ, तो उनको इतना सोचना चाहिए कि संसद को चलाने में आपको भी पता है 1 घंटे का कितना खर्चा है, 1.5 करोड़ रुपए शायद। तो विपक्ष का भी यह धर्म है कि वो कोऑपरेट करे। अब ये घटना जो घटी है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा तो की नहीं गई, ये घटना तो आज भाजपा की गवर्नमेंट है, घट गई, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तब भी घट जाएगी। घटनाएं तो देखिए घटती रही हैं। एक बात बताइए, चलिए कोई घटना घटी हो, संसद सिर्फ कानून बनाने के लिए तो है नहीं। कानून बनाना उसका पहला काम है, लेकिन सांसदों की, जनता के प्रतिनिधियों की आवाज़, उनके सवालों के जवाब और सरकार का संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व संसद में ही तय होता है। अगर चलती हुई संसद में 2 लोग सुरक्षा में चूक होती है, वो लोग आ जाते हैं। अगर ये सांसद इतना भर कहते हैं कि गृह मंत्री जवाब दे दें तो ऐसा कौन सा ईगो है कि सरकार कहेगी कि नहीं, अगर ज़्यादा बोलेगे तो सस्पेंड कर देंगे? नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए। मतलब इमीडिएट हम आए और कहते हैं आप जवाब दे दीजिए, प्रधानमंत्री आप जवाब दे दीजिए। मतलब आपको भी एक संसदीय व्यवस्था पता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, जवाब दिया जाएगा। जब एक कमेटी बना दी गई कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इससे बड़ी घटना तो आप संसद में देख चुके हैं। भाजपा की गवर्नमेंट थी शायद जब वो आतंकवादी हमला हुआ था इंडिया गवर्नमेंट। तो आप ये बताइए कि आतंकवादी घटना अगर घट सकती है तो उससे तो बहुत मामूली घटना इसको हम मानते हैं। नहीं, मामूली तो खैर ये भी नहीं है। जहाँ तक वो पहुँच गए थे, अगर वो कुछ भी ऐसा ले गए होते तो शायद वो हमले में तो हमारे माननीय सांसदों, सरकार के मंत्रियों, भगवान के ऊपर से इसमें तो कुछ भी हो सकता है। रंजन जी, मैं ये नहीं मानता कि ऐसा कुछ ले जा पाते वहाँ। वो जो ले गए थे, धुआं कर दिए। नहीं, जो धुआं था ना वो बम नहीं था, वो धुआं था, तो धुआं ही ले गए ना वो। अच्छा, एक बात बताइए, यही भाजपा के सांसद ने पास दिया था, प्रताप सिम्हा मैसूर से जो सांसद हैं बीजेपी,
उन सांसद से कोई पूछताछ, उन पर कोई कार्रवाई कि आपने पास दिया ये चीज है? अगर यही कोई दूसरा कांग्रेस का, सपा का या दूसरा सांसद रहता तो आप बताइए देश में क्या माहौल बनाया गया? मैं देशद्रोही होता। अगर यही पास जो घटनाएं हुई, संसद के अंदर 2 व्यक्ति गए, कूद गए बालकनी से। पहली बात तो कूदने का, न्यू संसद बनी है, नई टेक्नोलॉजी है, जैसा बोलती है बीजेपी, नई टेक्नोलॉजी नया भारत। तो नई टेक्नोलॉजी नया भारत में नई चूक, उसमें भी जो पास जारी हुआ बीजेपी के सांसद द्वारा हुआ, इनके दल का किसी नेता का एक बयान नहीं आया, न उसके खिलाफ न उसके पक्ष में। अगर यही विपक्ष का कोई, एवरीबॉडी देन सपा, भाजपा, बहुजन, भाजपा के लोग, कांग्रेस, तो कहते हैं देशद्रोही है, मिला हुआ है पाकिस्तान से। और दूसरी बात कि वो गुलाल नहीं था। जब पहली बार घटना हुई तब भी गवर्नमेंट भाजपा की थी, और दूसरी बार हुई, चुनाव पे जा रहे हैं हम, 24 में जाने वाले हैं, कुछ महीने बाकी हैं। ये इनका साजिश है देश को बरगलाने का, बहकाने का और नवयुवकों को अलग दिशा दिखाने का। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उसी का नशा देते हैं लोगों को, और नशे में 2 महीने के लिए आदमी चूर होता है, फिर नशा जब बंद हो जाता है तो चुनाव का खत्म हो जाता है, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। इनके पास कोई नीति नहीं है, बेरोजगारी बारे में बोलते नहीं है। वो नारा क्या लगा रहे थे, पकड़े गए 2, बेरोजगार बेरोजगार, बेरोजगारी के बारे में। तो एक ई रिक्शा चलाने वाला है, एक जो है उसके बारे में जानकारी। ऑप्शन है, ब्रेड पकौड़ा बनाना इनके लिए रोजगार है, ई रिक्शा चलाना इनके लिए रोजगार है, टेक्नोलॉजी है, नए भारत की टेक्नोलॉजी है कि आप ब्रेड पकौड़ा तोलिए। इससे अच्छा धंधा कोई हो नहीं सकता, इसमें बहुत पैसे हैं और आगे देश का भविष्य उज्जवल होगा। और इस गवर्नमेंट में वो विपक्षी सांसद सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं, और आज एक दिन नहीं हुआ, 3 से 4 दिन हो चुके हैं कि देश की गृह मंत्री भाजपा के हैं, इस देश की पुलिस उनकी है, इस देश की नई संसद उनके द्वारा बनाई गई, टेक्नोलॉजी से लाई गई। अभी मुश्किल से 2 या 4 महीने हुए होंगे, ओपनिंग हुई है 20 सितंबर, मतलब 2 महीना मान लीजिए। विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से जैसा प्रचार किया गया था कि अद्भुत क्षमताओं से लैस, तो ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं, ना सुरक्षा के उसमें कोई अभेद वो है, और ये बहुत बड़ी चूक है उस देश के, इस देश के, मतलब सारी जनता जिसके प्रतिनिधि, जिनको वोट द्वारा दिए गए चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं उसमें, वो हमारे, वो देश सुरक्षित है, न तो सांसद सुरक्षित है, न तो कोई स्टेट सुरक्षित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वही गड़बड़ है। क्योंकि पूर्वोत्तर में अभी जो राज्य में दंगा हुआ है, आप जानते ही हैं उसका माहौल क्या है। तो हम मिजोरम में उसकी स्थिति आप देख रहे हैं, कोई बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ सत्ता हथियाने के पीछे पड़े हुए हैं। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी दादागिरी आप पार्लियामेंट में देखते ही हैं, किस तरह से वो सांसदों को डांटते हैं जैसे कि उनके अधीन कोई सांसद है। जैसे वो पार्लियामेंट में बोलते रहेंगे, कोई सांसद ऑब्जेक्शन करेगा तो उसको कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ। इस तरह का जो व्यवहार है, ये लोकतंत्र अंतिम सांस अपना ले रहा है। डेमोक्रेसी, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो अंतिम सांस ले रही है। न तो पार्लियामेंट सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है। अब बेरोजगारी और जो समस्याएं हैं वो चरम पे हैं। ये सिर्फ नशा घोला जा रहा है समाज में, घोल के। जैसे निर्वाचन, एक मिनट, आप कह रहे अभी चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, नहीं, अभी आप लोकतंत्र हुआ, जनता ने चुना और इतने भारी बहुमत से चुना कि जहां तक अंदाजा लगाने वाले लोग थे वो भी फेल हो गए। क्या है, निर्वाचन आयोग ऑर्डिनेंस जारी करता है और 4 दिन वोटिंग रह जाता है, और मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना में खाते में पैसा झोंक रही है, सरकार का पैसा। ऑर्डिनेंस के बाद क्या पैसा दिया जाता है? प्रलोभन दिया जाना चाहिए, ये बताइए आप। हमारी मतलब जब निर्वाचन आयोग सूचना जारी कर देता है तो राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने का राइट नहीं है। निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करता? क्योंकि उनके अधीन है। इसलिए हमें ये लगता है सीधे सीधे सारे सिस्टम को, सारी संस्थाओं को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, और सारे सिस्टम को हाईजैक करके ये काम कर रही है। विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष जो है पूरी तरह से बट करके उसका भी फायदा ले रहे हैं, जबकि विपक्ष मजबूत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भी विपक्ष मजबूत है, प्रियंका गांधी ने भी मेहनत किया, इन लोगों ने बहुत देखे नहीं क्या हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वहाँ राजस्थान में। बता रहे हैं
जो ये कारण है प्रलोभन दे करके इसका कारण भी अथाह कांग्रेस पार्टी पैसा है। अथाह पैसा इसका बांटा कारण भी गया। कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है, भाजपा है एक तरफ जिससे आप लड़ा रहे, सत्ता से लड़ रहे हैं, सत्ता से आप लड़ना भी चाहते हैं, और किसी विपक्षी को, किसी जो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है आप उसको साथ में रखना भी नहीं चाहते। आप चाहते हो, एक परसेंट वोट मिला है 0.46 लड़ाई से कैंडिडेट। हम तो ये जो अपने समाजवादी दल को पार्टी बढ़ाने की की बात कर पैरवी रहे कर रहे हैं, 0.46 वोट मिला है, उसके दम पर सर हम वहाँ दल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम वहाँ सत्ता बनाने के लिए नहीं गए थे। ये हम वहाँ सत्ता बनाने के लिए नहीं गए थे, अपने दल को बढ़ाने के लिए गए थे। जब हम चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा। भैया एक मिनट, वहाँ राहुल गांधी अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं एकता के लिए, और यहाँ आप लोग जो है आपस में, यही होगा क्या इंडिया गठबंधन में? वो देश का सवाल है, आज लोकतंत्र को बचाना है, इस सवाल पे राहुल गांधी कांग्रेस को बचाना पड़ेगा, कांग्रेस को बचाना पड़ेगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी को निभाने के लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लड़ने के लिए 2 सीट मांगे ना दीजिए, भगा दीजिए। क्षेत्रीय दल जो बार्गेनिंग करने की पॉलिटिक्स करते हैं, क्षेत्रीय दल जो बार्गेनिंग करने की पॉलिटिक्स करते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ अपने वजूद को बचा रहे हैं। आज राहुल, आप बताइए इस समय कांग्रेस, जब मैं ये यहाँ पर इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ठीक उसी समय दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। तो अगर इसी तरह का माहौल उधर होगा तो 2024 के लिए एकता की कैसे बात होगी? जी ऐसा है, ये भी जो विजय बोल रहे हैं, पंकज बोल रहे हैं, आपस में हम लोग इमरजेंसी में 77 में जेल में थे। भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और बहुजन भला लोग, हम लोग जेल के अलग एक ही जगह रहते थे, इन्हीं की तरह लड़ते थे। जब ऊपर से आदेश आ गया सब एक हो गए और कांग्रेस का सफाया हो गया। लोकतंत्र का खुलेआम हत्या हो रही है वर्तमान समय में। अब इसको कैसे रोका जाए? इंडिया आज आई है, सब 27 दल के लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके भाग में होगा तो ये लोग हटा लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लोकतंत्र को बचाना है। और आखिर क्या ऐसा आप हो रहा है देश में जिससे आपको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? क्या नहीं हो रहा है? जैसे क्या नहीं हो रहा है? सारी चीज़ों पर कब्जा करके और रंगबाजी किया जा रहा, गुंडाई किया। इंदिरा गांधी की गुंडाई चली थी, हम लोग थे उस समय, जेल गए थे, 11-12 महीना जेल रहे हैं। आज उसकी हमको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। इसलिए एक तानाशाही को ख़त्म करने के लिए हम लोग सड़कों पर निकले, इनकलाब किया, इंदिरा गांधी गई। और आज जो इनकी इंदिरा गांधी गई कि फिर आ गई तुरंत? आ जाए वो अलग की बात, हटा तो दिया गया था। कई दिन के लिए? एक दिन के लिए हटाया तो था, सत्ता से बाहर की गई, सत्ता से बाहर कर दी गई थी। संबंध है वो इस तरह का है, आप हमारे मित्र हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, और 4-5 लोग आए आपको पीटने लगे तो हम एक किनारे खड़े होकर देख रहे हैं। जब आप मार खा गए तो हम आपके पास आए, अरे भाई साहब बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हो गया आपके साथ। अभी अखिलेश जी जो है क्या क्या बोल रहे थे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, और कल है जो है फिर एक हो गए, तो कई दिन एक रहेंगे, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जब चुनाव होगा तब ये एक नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए, तब अलग अलग छोड़ दीजिए। एक मिनट छोड़ दीजिए, एक होंगे, कई दिन रहेंगे, ये छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर ये सब एक हो गए और 300-350 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा, तो इस देश में कुछ 2024 की लड़ाई अदला बदली की हो सकती है कि नहीं? हम बताते हैं आपको। देखिए, इसके पहले जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, जो बड़ा प्रदेश है, पूरे उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, 50+, जब हमारे पास 50% से ज़्यादा वोट है, आप कुल एक हो जाइए, क्या कर लेंगे आप बताइए? जब 50% ज़्यादा वोट हमारे पास है, कुल 100% होता है। 4 स्टेट के वोट जोड़े गए, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस, 4 करोड़ 80 लाख भाजपा। प्रदेश का चुनाव है। देखिए, प्रदेश आपने उस बार देखा था कि उस बार जब मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट, मैं दूसरे तरह से सोचता हूँ, ये 3 स्टेट में बीजेपी आ गई, वो अलग बात है, उनकी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री आ गए, सब कुछ है। 2024 के इलेक्शन में इन तीनों राज्यों के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में कोई फायदा हो जाएगा इन 3 राज्यों में? इसका कहीं और हो जाए तो नहीं जानते,
इन तीनों राज्यों में कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। आप भी मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो जाए मतलब नहीं होगा। नहीं होगा मतलब आज जो भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे है, आपका कहने का मतलब कि उतने वोट परसेंटेज से नहीं, मेरा ये कहने का मतलब कि उन तीनों राज्यों में केवल 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब समझ गए। समझ गए? हाँ। तो 24 में कांग्रेस का उसमें नुकसान कितना? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जितनी सीटें मैक्सिमम थी वो पूरे उत्तर भारत में लगभग मिल चुकी हैं। मैं पूरी आपकी मिल चुकी है? हाँ, मिल चुकी हैं ना। देखिए 1 सीट 2 सीट 4 सीट हम कोई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर उत्तर भारत में जितना हमको मिलना था। अब यूपी पे आ जाइए। देखिए यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारे पास पिछली बार हम फर्स्ट टाइम 71 सीट थी हमारे पास। 71 थी नहीं, 73 थी। और इस बार हमारे पास 63 है। तो एक तो कम से कम 12 से 15 सीट जो है इस बार हम यूपी में कवर कर लेंगे, 78 पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे योगी जी का जो काम है, देखिए यहाँ की जनता चिल्ला रही है। और राम मंदिर भी है। राम मंदिर तो ठीक है। राम मंदिर के अलावा योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत सुपरहिट हो गया है, उसको कोई डिफीट नहीं दे पा रहा है, मतलब यूपी में हमको नहीं लग रहा है। और रही बात जो अदर स्टेट की है, देखिए हमको तो अभी संशय इस बात का है कि ये लोग, इनका सीटों का तालमेल नहीं होने वाला है। केजरीवाल कहेंगे दिल्ली में, वही तो मैं कह रहा हूँ, छोड़ ये तो सबको देखने में लग रहा है कि कैसे होगा, लेकिन मान लीजिए अब जो परिस्थितियां हैं, 141 सांसद, 228 सांसद कुल हैं दोनों सदनों में, विपक्ष के 228 सांसद हैं, जिसमें 141 इनको बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया। अब 87 बचे हैं, अभी पता नहीं क्या वो भी चले जाएं। बड़ी अजीब बात है। तो लेकिन ये नई संसद में जो नई परिपाटी है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की परिस्थिति में जब प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो कि 92 से लगातार सांसद हैं, और शशि थरूर जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, 15 साल से लोकसभा सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला जो एक स्टेट के न जाने कितनी बार मिनिस्टर रहे हैं, और एनडीए सरकार, अटल जी की सरकार में नहीं, जयराम रमेश, माने ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको कि देश में एक प्रभुत्व वाली पार्टियों और ऐसे लोगों को सस्पेंड। अच्छा रंजन जी, ये बताइए, अगर ये सब लोग अंदर होते क्या बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाती? हम आपकी बात मैंने मान लिया। अच्छा, ये सब एक मिनट, अगर ये सब सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, मैं ये प्रजातंत्र है ना। आप जो है प्रजातंत्र, सरकार किसी की आ जाए, लेकिन क्या इस संख्या में सांसदों को अगर कोई जवाब मांगे आप सस्पेंड कर दोगे? हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि सांसदों को भी अपने आचरण और मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। हम जिस तरह से सांसद सदन के अंदर, आप तो कई बार देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा देख चुके हैं। सुनिए एक मिनट, आप सांसद की मर्यादा और आचरण की बात कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला पूरे देश ने सुना। उसको सस्पेंशन, उस सांसद के सस्पेंशन का, उनको कोई सजा देने का, उनको उस मर्यादा का कोई एक्शन नहीं होगा। प्रताप सिम्हा बीजेपी के सांसद होंगे, उनके पास पर ये लड़के गए थे और उन्होंने बवाल काटा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी। लेकिन आप जो है, जो गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है, और सरकारी पक्ष कह रहा है कि एक छोटे से मुद्दे को बिना मतलब का तिल का ताड़ बनाकर संसदीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं, सरकार के काम को रोक रहे हैं, बिलों को बनाने में, कानून को बनाने में आप रोक रहे हैं। इससे अच्छा आप बाहर जाइए, सस्पेंड। सरकार ये तय कर ले कि विपक्ष की क्या भूमिका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र से चुने हुए सांसद अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं कि देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में आके बयान दे, तो बयान कमेटी बना दी है लोकसभा अध्यक्ष ने। मणिपुर की घटना पे माननीय प्रधानमंत्री जी बयान नहीं देंगे। मतलब आप एकदम लोकतंत्र की हत्या करके एक राजा की इच्छा ही कानून, राजा की इच्छा ही कानून, राजा जो कहे वही सब सच है, उसमें किसी साक्ष्य गवाही की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा कि भारत कैसे आप मान रहे लोकतंत्र खत्म है। जिस देश में आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़े, चीफ जस्टिस को अपनी बात रखने के लिए आपका सहारा लेना पड़े, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। ये जो 3 चुनाव हुए हैं, ये भाजपा का अंतिम चुनाव है। इस चुनाव के बाद भाजपा का नास्तानीबूत हो जाएगी। दुनिया में
कोई भी व्यक्ति जो अहंकारी हुआ है उसका अहंकार खत्म हुआ है। ये तो मैं आपकी बात अहंकार की बात मानता हूं, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, एक भी चीज इस चुनाव में ऐसी नहीं दिखी है जिससे भाजपा खत्म हो जाए। मात्र छत्तीसगढ़ में 33,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मिला। अगर 33,000 वोट कांग्रेस को मिलती तो वहां पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती। अरे बीजेपी, अगर मैं कहूं आपकी, बीजेपी तो 33 लाख वोट कांग्रेस को और ज्यादा दे दे, सीट अपने पास ले। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में आपको नकार दिया। आप सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग कर सके हैं उतना दुरुपयोग करके आप चुनाव जीते हैं। तेलंगाना में तेलंगाना में हाँ मैं मानता हूँ, एक मिनट मैं मानता हूँ। मोदी जी कहते हैं मोदी जी का युग है, मोदी जी की सब कुछ, और मोदी जी की रणनीति तेलंगाना में काम नहीं करती क्या? कैसे आपके वहाँ 8 मेंबर? यार, जब तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो कह रहे हैं बीजेपी की रणनीति काम नहीं की, और जब जहां बीजेपी जीती तो कह रहे हैं सरकारी सिस्टम से जीत गए। उनका जादू वहाँ क्यों नहीं चलता? अब आप जादू पे आ गए। अरे भाई, नहीं, हर जगह ये अपना लोकतंत्र में अपनी ये बात रखने के लिए अपना अपना सिस्टम डेवलप। अभी आपने कहा, अभी एक देसी कहावत है, सुपुआ बोले बोले चलनिया बोले जिक्रे 72 छेद। 10 साल से आप 28 दलों की सरकार चला रहे हैं, आप उधर बात नहीं करेंगे। अब 26 दलों की अगर बैठक होती तो आप कहते हैं 26 दल इंडिया, 26 दल इंडिया। अरे कोई ये भी तो कहे 28 दल एनडीए, 28 दल एनडीए। इस बात को भी तो आपको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आपका काम है, आप हमारा काम को क्यों दे रहे हैं? इसलिए अगर लोकतंत्र को आप खत्म करने पर आमादा है तो खत्म कर दीजिए। विपक्ष का काम है, विपक्ष जो सवाल करता है उसका आपको जवाब देना चाहिए, ना कि आपको निलंबन कर देना चाहिए। आप सही चीज है, सही चीज पार्लियामेंट में रखिए। संसद में चूक कैसे हुई? मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अरे कॉफी हाउस में यही तो बात है, जरा चेयर देना भैया 1 मिनट के लिए। हाँ, विपक्ष से सिर्फ एक जवाब आप ले लीजिए कि माननीय गृह मंत्री जी के जवाब पर इनको विश्वास है कि देश की जांच एजेंसियों पे विश्वास है। एक प्रश्न से खाली उत्तर ले लीजिए। जैसे ये कह रहे हैं कि सदन में आकर के अमित शाह जी बोल दें, गृह मंत्री बोल दें तो ये हो हल्ला बंद हो जाए, तो इन्हें अमित शाह जी के बयान पे विश्वास है या देश की जो जांच एजेंसियां लगाई गई उसको घटना को लेकर के इनको उस पर विश्वास है? एक बात, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब ये संसद पर जो चूक हुई सुरक्षा में, गृह मंत्री एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में गए और प्रधानमंत्री ने एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया। दोनों में इस घटना से संबंधित सवाल पूछे गए। गृह मंत्री ने कहा कि ये काम संसद की सुरक्षा का लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय के अंतर्गत आता है। एक कमेटी का गठन किया गया है, 15 दिन में वो कमेटी दी गई। ये चूक का मामला है और ये बेहद गंभीर मामला है। 15 दिन की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। प्रधानमंत्री से भी यही सवाल पूछा गया। उन्होंने उस समाचार पत्र को कहा कि संसद की सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात है और इसके पीछे क्या है इसको पूरी जानकारी की जाएगी, एजेंसीज लगी। अगर ये बातें दोनों का बयान में 1.5 मिनट के अंदर आपको बता सकता हूं, तो इस देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में यही बात जो समाचार चैनल पर और प्रधानमंत्री जो समाचार पत्र के संवाददाताओं के सवाल के जवाब में बोल सकते हैं, यही बात 1.5 मिनट की गृह मंत्री सदन में सांसदों की बात पर क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के हैं और क्योंकि उसकी एक बात के लिए 141 सांसदों को निलंबित कर दिया जाएगा। पंडित जी, होगा जब विपक्ष विरोध के लिए विरोध करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो जवाब दिया, जो बयान दिया, बिल्कुल सही दिया। क्या दिया? वो समाचार पत्र को दिया ना, चैनल को दिया तो ये संसद में क्यों नहीं बोलेंगे? संसद में अब वो जांच, संसद में उत्तरदायी है ना, जांच एजेंसियां जांच करेगी, बोला जाएगा। संसद में जांच आ जाए ना, एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आ जाए। नहीं, देखिए एक बात ये होती है जी, एक स्टेज पे आप आ जाते हैं जब लगातार आपको सफलताएं मिलती जाती है, तो आप सामने वाले आदमी को आप ऐसे करते हैं कि मैं जब चाहूंगा तब मैं बोलूंगा, तुम्हारे पूछने पर मैं जवाब नहीं दूंगा। एक ये मन स्थिति कहीं आपको लगता है इस स्थिति में सरकार और बीजेपी आती जा रही है कि हमें विवश करके हमारा जवाब नहीं पा सकते, हम अपनी मर्जी से सवाल उठाएंगे और जवाब देंगे। सेम उसी तरह जैसे कहा जाता है कि वंदे मातरम हम अपने मर्जी से बोलेंगे, भारत माता की जय हम अपने मर्जी से बोलेंगे, आप गला दबाकर तत्काल हमसे नहीं बुलवा सकते। विपक्ष का ये भी कहना, लेकिन सरकार ये दबाव क्यों? सरकार तो ये दबाव क्यों? जब उनसे कहा जाता है कि आप भारत माता की जय सदन में बोलिए, तब वो कहते हैं आपके कहने से हम सदन में नहीं बोलेंगे, हमारी जब मर्जी होगी तब हम भारत माता की जय बोलेंगे। अरे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत माता की जय और वंदे भारत सारे राज्य के निवासियों के लिए
उसका बंधन नहीं है और न कंपलसरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का प्रावधान देता है कि केंद्रीय जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी और संसद में हमारे नुमाइंदे जाएंगे और उनके लिए क्वेश्चन आवर 1 घंटे का रखा गया है और अलग अलग नियमों के तहत अगर इम्पोर्टेंट तुरंत कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो सरकार को विवश जवाब देने के लिए करेंगे। इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में, वंदे भारत गाना ना गाना, भारत माता की जय गाना, एक राष्ट्रवादी को इस गाना चाहिए, हमारे राष्ट्रगीत को नारा लगाना चाहिए, अलग बात है, लेकिन आप सही में अगर कोई गाना नहीं चाहता है तो उसके गर्दन पे तलवार नहीं रखेंगे। ये दोनों दो मसले हैं, मेरा ये कहना है। ये बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही है, लेकिन विपक्ष को भी धैर्यपूर्वक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय आने दीजिए। बिल्कुल सदन में जाएंगे, कोई गृहमंत्री जी भगेड़ू नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो देश से बाहर चले गए हैं, वो सदन में जाएंगे, उनका भी एक समय है, उनका भी एक प्रोटोकॉल है, समय पे जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जाएंगे जवाब पहले। इसके लिए 141 सांसद निलंबित कर दिए जाएंगे। नहीं, अगर कोई भी नियम कानून लागेगा, अगर कोई भी नियम कानून लागेगा तो ये मोदी जी की सरकार है, इसको भी विचार करना पड़ेगा विपक्ष को। मानते हैं ये मोदी सर्वोपरि है? हाँ बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है। इसका जवाब जनता 2024 में देगी, 2024 में। और अभी से मैं कह रहा हूं इस बार 400 पार। कहाँ संसद में, अरे लोकसभा में हमारे 400 से अधिक मेंबर आएंगे और जनता लाएगी। कितना सांसद है लोकसभा में? लोकसभा में 543 हैं। सही गलत का फैसला चुनाव कर देगा। हम 543 की बात नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष को भी रखना चाहते हैं। हम तो जनता से निवेदन करेंगे कि 10 साल तक विपक्ष में मान्यता नहीं दिया जनता ने किसी विपक्षी दल को, न कांग्रेस को न किसी दल को। और 2024 में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जनता को कुछ ऐसा भगवान प्रेरणा दे कि विपक्ष जो है उनको मान्यता मिले, वो सारी सदस्य संख्या के 1/10 आ जाएं, 53-54 सांसद किसी एक दल के जीत जाएं। आप देखिएगा जनता जवाब देगी, और जनता ने जवाब दिया। इन 3 राज्यों में जनता ने जवाब दिया। तेलंगाना में हमारा मतलब वो बेस नहीं है, वो भाषा का कुछ ऐसा है कि वो भाषा हमारी समझ नहीं पाते। जहाँ राम मंदिर का ज्यादा नहीं चल रहा है हिंदुत्व का, वहाँ थोड़ा डाउन हो जा रहा है। अब देखिए हम तो ये बताएंगे, धर्म पहले राजनीति बाद में। पहले धर्म प्रधान है। धर्म के आधार पर ही ये भारत जो है हजारों लाखों साल से जीवित है और जीवित रहेगा। और धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति का कोई मतलब नहीं है। भारतीय धर्म तो 4 था इस देश में, तो धर्म 4 माना गया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। अब एक ये सनातन धर्म की बात करने लगते हैं। ये धर्म कहाँ से आ गया? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास भी पढ़े हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़े हैं, लेकिन कहीं से सनातन धर्म का जिक्र नहीं हुआ है। धर्म का अफीम खिला करके जनता को कब तक गुमराह करेंगे आप? धर्म ईसाई धर्म कितने साल का है? मोहम्मदन धर्म कितने साल का है? जो धर्म की बात करते हैं, धर्म केवल एक है, केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म से ही सब पैदा हुए हैं। ये जितने लोग पैदा हुए हैं, अभी पता नहीं कितने धर्म पैदा होंगे, ये विपक्ष वाले पैदा करेंगे। मंदिर बनवाइए, हम मंदिर बनवाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक मिनट ये सुनिए जी। आपका जी देखिए, राजनीति के मूल विषय मुद्दे होने चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा, जी ठीक है। लेकिन आप ये सब के बाद ये धर्म के जो चाशनी में सब मिठाई निकाल रहे हैं टाइम पर। नहीं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर हम काम कर रहे हैं। सड़क पर, बिजली पर नहीं काम हो रहा है ना। आप प्रयाग की नगरी में आए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। पूछिए चिकित्सा के क्षेत्र में आपने क्या किया? अगर कोई छोटी सी बात हो जाती है, आप यहाँ इलाज नहीं करवाते। हम लोग दिल्ली और लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद में चिकित्सा की व्यवस्था कौन करेगा? सिर्फ मंदिर बनवाने से काम चलेगा? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रयागराज में चिकित्सा की जो बहुत पैसे वाले हैं वही मेदांता वगैरह सब जाते हैं, नहीं तो लाखों जनता यही इलाज करा रही है। सरकारों के ख्याल के लोग हैं,
जो पुरानी सरकारों के ख्याल के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि सरकारी सिस्टम ऐसे ही चलता है, वही दिल्ली लखनऊ या प्राइवेट अस्पताल को अपने वरीयता देते हैं। और जिन्हें विश्वास हुआ मोदी और योगी जी की सरकारों पे और सिस्टम पे, वो स्वरूपरानी में आप जाकर के देखिए। निवेदन करूंगा, आप पीछे कीजिए। अगर आप प्रयाग की धरती पर आए हैं तो स्वरूपरानी अस्पताल, बेली अस्पताल, कालविन अस्पताल आपके बगल अरे है। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है पूरे देश में हमको मालूम है। अब पंडित जी के खुदा इलाज कराना हो तो नहीं जाएंगे। कल एक आदमी आम आदमी के लिए माननीय मोदी जी ने गारंटी दिया है। आदरणीय रंजन जी, आप यहाँ से परिचित हैं। 5 साल 7 साल बाद जो प्रयागराज में आ रहा है, इलाहाबाद से जब से प्रयागराज हुआ, वो पहचान नहीं पाएगा कि ये पुराना इलाहाबाद है कि क्या है। स्वर्ग बनता जा रहा है, स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है यहाँ प्रयागराज में। पर्चा नहीं बनता जी, जान लीजिए। सरकारी अस्पताल में पर्चा नहीं बनता। सरकारी अस्पताल में पर्चा नहीं बनता। आप बताइए। अरे इसी सब चर्चा में आपका क्या विषय है? आपने जो सवाल किया जो है, देश के लोकतंत्र में का मंदिर है संसद भवन, और उस संसद भवन में यदि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, 2 लोग जो है जो बेरोजगार कह करके कूदते हैं और गैस का गोला छोड़ते हैं, तो ये घटना संसद भवन में ख़ास तौर से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में केवल जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद पे केवल चल रही है। एक भी विकास कार्य इनका ऐसा नहीं है कि जो ये बता सके। सारे नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम लड़के यहाँ पढ़े लिखे लोग, विश्वविद्यालय के लड़के रहते, तैयारी करते थे। आज वो कमरे में, हॉस्टलों में चले जाइए, डेलीगेसियों में चले जाइए, कमरे आपको खाली मिलेंगे। सब लड़के अपने अपने घरों को जा रहे हैं, चूँकि नौकरियाँ मिल रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। घर वाले भी दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर जो है। तो जो है इनको चाहिए कि एक भी विकास का मुद्दा, अगर 5 काम ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के विकास के, उत्तर प्रदेश में बता दें, इसके अलावा 5 काम, तो हम मान लेंगे इनको। अच्छा, लेकिन आप इलाहाबाद में, प्रयागराज में कितने साल से रहते हैं? हम लोग यहीं पढ़े, यहीं छात्र संघ अध्यक्ष रहे और यहीं पर जो है समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, पद कार्यकर्ता हैं हम लोग। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अतीक अहमद और अशरफ के आतंक से प्रयागराज और इलाहाबाद कभी मुक्त हो पाएगा, ये कभी आपने सपने में सोचा था? वो तो हो गया। तो आपने सोचा था कभी? नहीं, मुक्त हो गया। किसने किया? और अतीक अहमद, और रही बात इनकी जो है, मुक्त हो गया ना? हाँ, मुक्त हो गया। उनके हत्या हो गई, मुक्त हो गया, खत्म कहानी। उसको, चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। अब बात केवल विकास की करिए। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ उनकी तो हत्या हुई, लेकिन उनका जो आतंक था और इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो किसी से छुपा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इलाहाबाद में पहले के मुकाबले आज कैसी है? अतीक अहमद 2 थानों के गुंडा रहे और 2 बहुत बड़े अपराधी भी नहीं था, बहुत बड़ा गुंडा भी नहीं था। जो भी थे उधर रहे, धूमनगंज और करैली, यही 2 थाने के गुंडे हैं। अगर जिन्होंने अपराध किया, जो अपराध करें, उनको सरकार सजा दे, वो स्वागत करने योग्य है। मानते हैं कि नहीं कि वो अपराधी थे? नहीं, अपराधी थे। और उनको किस पार्टी ने संसद में भेजा? संसद में किसने भेजा? वो तो समाजवादी से पार्टी से गए थे। रुक जाइए। हाँ, उसके पहले 2 बार नहीं, 4 बार वो एमएलए रहे, 4 बार एमएलए रहे, निर्दलीय एमएलए रहे। अपने से अपना मुकदमा वापस ले लिए। और जो आप अभी भाई साहब कह रहे थे कि 80 के 80 पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, अब वो स्थिति नहीं है। अब सवाल यहाँ पर बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी, विकास रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा। इस सवाल पर अब नौजवान मतदान करेगा, वो जाने दीजिए इसके पहले जो वोटिंग हुआ है। नहीं, अब मैं क्या जाने दीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी 30 साल 35 साल से इस राजनीति को देख रहा हूँ। ये जो तुष्टीकरण, ये जो राजनीति का अपराधीकरण, ये जो गैर जरूरी लोगों को राजनीति में प्रश्रय देने का काम पार्टियों ने किया, खासकर क्षेत्रीय दलों ने उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता नहीं कि उनकी इन गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर, उस मजबूती को पाने में कामयाब हुई है? और आपके हर दांव उल्टे पड़ते हैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर
मैं मानता हूं कि अगर आप गाजीपुर से गाजियाबाद देखें तो अखिलेश यादव की सरकार से ज़्यादा काम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी सरकार का दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर में उस सरकार का जो फेल्योर था, और योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर अकेला एक मामला ऐसा सेट कर दिया कि अब उसकी किसी की दाल उसके सामने गली नहीं रही। लोगों को लगता है कि ये क्या चेंज कर दिया जो। ऐसा नहीं भाई साहब, आज भी हत्याएं हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। अपराध होने से नहीं रोक सकते, और अपराध को संगठित अपराध, माफिया गर्दी। तो माफिया गर्दी तो इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार में और मायावती की सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नहीं, जो आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं राजीव जी, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, तुष्टीकरण सिर्फ मुस्लिम पे भी लागू होता है कि हिंदू पे भी लागू होता है? भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर हिंदुइज्म तुष्टीकरण कर रही है, जो कि बहुत बड़ा आतंक है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पे भी तो आप चर्चा करिए। तुष्टीकरण सिर्फ मुसलमान के लिए थोड़ी होता है, तुष्टीकरण तो हिंदुइज्म पे भी लागू होता है। देखिए एक बात, देखिए मैं किसी तरफदारी की किसी तरफ नहीं रहता मैं, लेकिन आप जो बात करेंगे तो मैं दूसरा पक्ष रखता हूं, क्योंकि यहाँ मैं 307 का चाहे अतीक पर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी पर हो, चाहे हम पर हो, बराबर का सब पर बनता है। हम मानते हैं जो गलत करे उसको सजा दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मात्र अतीक अहमद ही एक अपराधी थे? और अपराधियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा? अभी आप कुछ दिन पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ, विधान परिषद जो स्थानीय स्तर का चुनाव हुआ, बनारस से विधान परिषद का चुनाव कौन जीता है आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई पटेल प्रत्याशी था, एक विधान परिषद के प्रत्याशी निर्दल हुआ करते थे जिनका नाम चुलबुल सिंह ब्रजेश सिंह क्या है, उनके ऊपर शायद कोई अपराध नहीं है हमारे समझ से। रुक जा रंजन जी, 200 विपक्ष के 200 अपराधियों ने कल अभी बागपत में सरेंडर किया। 200 अपराधियों ने, कभी ऐसा हुआ है? सुनिए जी सर, जो ये बात कह रहे थे, बनारस जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार ब्रजेश सिंह के पारिवारिक सदस्य, उनकी पत्नी वहां चुनाव जीत जाती है, और बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हार जाता है। एक और दूसरा, बीजेपी का कैंडिडेट जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रतापगढ़ में हार जाता है, राजा भैया का जीत जाता है। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। विनीत सिंह की पत्नी चुनाव जीत जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। बाकी एक ही, मैं ये भी कह रहा हूं, एक ही जाति के लोगों का इनके सारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी वहां हार रही है, और बाकी जगह में सब निर्विरोध हो रही है। जनता सरोवर है, जनता जिसको जिताना चाहेगी वो जीतेगा। ये तो जनता के ऊपर है सर, जनता जिसको जिताना चाहेगी। नहीं, वोट देने वाले कौन हैं? वो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो भी जनता के लोग हैं। जनप्रतिनिधि कोई बाहर के थोड़ी हैं, वो भी जनता से ही आते हैं। एक करेक्शन और कर लीजिए। आजमगढ़ में भी एमएलसी का चुनाव हुआ था, वहां निर्दल प्रत्याशी यशवंत सिंह के बेटे जीत गए थे, रिंकू सिंह, और रमाकांत के बेटे हार गए, अरुण यादव को, जो अरुण यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, वो चुनाव हार गए थे। बनारस आप बता ही रहे हैं, विनीत सिंह का आप बता ही रहे हैं, धनंजय सिंह का पंचायत वाला आप बता ही रहे हैं। ये जाति विशेष के लोग हैं और सब माफिया हैं। मैं मान लीजिए आजमगढ़ की बात मैं नहीं करता, यशवंत सिंह को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, वो माफिया नहीं है, लेकिन वो जाति विशेष का टैग उनके ऊपर भी लगा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके ऊपर आशीर्वाद था भी कि अपने अधिकृत कैंडिडेट को हरा देते हैं और अपने जाति विशेष के कैंडिडेट को जिता देते हैं। उनके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगेगा। अच्छा ठीक, आपको ये मालूम है कि जसवंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए पार्टी से उसी समय निष्कासित कर दिया गया, और नहीं, अभी तक नहीं लिया गया। आपको नहीं मालूम है कि उनके और उनके बेटे को अभी तक लिया नहीं गया, और वो उनका जो एमएलसी का कार्यकाल है वो अगले साल खत्म भी हो रहा है, और हो गए इतने दिन बीजेपी ने उनको वापस नहीं लिया। मैं खाली फैक्ट रखना चाहता हूं। और जहां तक आपने कहा कि मुसलमान या केवल एक धर्म विशेष के लोगों का एनकाउंटर या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप बताइए, जीवा माहेश्वरी का भी हुआ, हालांकि उनकी हत्या हुई है, और भी एनकाउंटर्स बड़े बड़े ऐसे अपराधियों, विकास दुबे, अनिल दुजाना,
तमाम ऐसे नाम हैं, लेकिन आप भी जब चश्मा लगा लेते हैं तो कुछ नाम याद आते हैं, कुछ नाम छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ वाले भी जब चश्मा लगा लेते हैं, एक तरफ का नाम छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ का लेते हैं। मैं तो फैक्ट के आधार पे दोनों तरफों की बात कर रहा हूँ। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक हो रही है, उसमें अगर आप भी दोनों की तरह अखिलेश और कांग्रेस वाले किए तो नमस्ते इंडिया है। स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है। स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा अपने हक के लिए लड़ा जाता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत की अस्मिता बचाने के लिए हम और ये और सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र। अभी आपने यशवंत सिंह का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है। जब अखिलेश यादव चुनाव में आए, पार्टी के संगठन को संभाला, पार्लियामेंट का टिकट दिया जा रहा था। अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। डीपी यादव को टिकट नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। सत्ता में आए तो विरोध तो उन्होंने चालू किया था। और जो आप बुलडोजर की आज बात करते हैं, बुलडोजर योगी नहीं लाए थे, बुलडोजर अखिलेश यादव लाए थे सीतापुर एमएलए का घर गिरा के। शुरुआत वहां से हुई थी। और अच्छी चीज है बुलडोजर। नहीं, अब आप अच्छे मानते हो। अरे आप ही कह रहे हो शुरुआत किया। हम बता रहे हैं आपको कि शुरुआत अपराधियों को अखिलेश यादव ने खत्म किया। आप टैग लगा दिए हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद उनके दल में नहीं था, ना उन्होंने टिकट दिया जब अखिलेश यादव का उदय हुआ। सुनिए, एक बात मैं बता दूं, अतीक अहमद को टिकट अखिलेश ने नहीं दिया। शिवपाल यादव और दूसरे लोगों के दबाव के बावजूद मुख्तार अंसारी फैमिली को नहीं आने दिया। ये सब फैक्ट है और मैं मानता हूं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हीं लोगों को माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिन्हें खाकी से डरना चाहिए था, उन्हें खादी पहनाने में भी जिन पार्टियों ने योगदान दिया, अब वही उसका मुझे लग रहा है कि सजा भुगत रही है। बहरहाल इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और एक नए कोशिश के तहत 2024 की अपनी रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल तैयार हो रहे हैं। जमीन पर क्या उसका असर होगा, ये समय समय पर मैं आपको बताते रहूँगा। आज इलाहाबाद के प्रयागराज के कॉफ़ी हाउस से बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।